हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के जो कि 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था मतलब कहाँ पर किया था। कौन? मुगल सम्राट जहांगीर ने। इसकी बात कर रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर की बात कर रहा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था। ऑप्शन ने दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी दिया है ओड़ और ऑप्शन डी दिया है कश्मीर। ऑप्शन डी क्या दिया है? कश्मीर। तो अगर पूछो शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था, किसने किया था? जहांगीर ने। कहाँ पर? तो किए थे आपके कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, और अगर जहांगीर की बात करें, किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर की शासनकाल कब से कब था, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? किए थे आपके 1605 से 1628 तक। 1605 से 1628 तक इनका क्या था? शासन काल था। 1605 से 1628 तक इनका क्या था? शासन काल था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन ने दिया आपका बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी दिया है इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन डी दिया है यूको बैंक। ऑप्शन डी क्या दिया है? यूको बैंक। तो सबसे पुराना पूछा है ना, सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक, तो कौन सा है आपका? इलाहाबाद बैंक। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक, अगर इसकी हेडक्वार्टर की पूछे कहाँ पर है, यानी मुख्यालय कहाँ है पर है, तो कलकत्ता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक, अगर से बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। 7 सितंबर 1906 में। 7 सितंबर 1906 में क्या हुई थी? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात करें, इसके मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की बात करते हैं, इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को किसकी स्थापना? बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगर हम यूको बैंक की बात करें, किसकी? यूको बैंक की बात करें, इसको बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943। 6 जनवरी 1943 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता में। ठीक, हमारा पूछा सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। स्थापना 1865 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। हेडक्वार्टर कोलकाता में, यानी मुख्यालय इसका कोलकाता में। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। और इसका मुख्यालय पूछे थे, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। कहाँ पर? 20 जुलाई 1908 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक, और यूको बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 30 नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी। ऑप्शन ने दिया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी दिया है उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया है पंजाब। ऑप्शन डी क्या दिया है? पंजाब। तो किसकी विधानसभा भंग हुई थी 2018 में? कब? 2018 में। तो ये हुई थी किसकी? जम्मू और कश्मीर। किसकी? जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भंग हुई थी।
अगर से वर्तमान में पूछे जम्मू और कश्मीर, तो ये क्या है, संघ शासित प्रदेश है। क्या है, संघ शासित, यानी संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। कौन, जम्मू और कश्मीर वर्तमान में क्या है, संघ शासित प्रदेश है। ये 2018 में भंग हो गई थी। और ये संघ शासित प्रदेश कब मतलब बनाया गया था, इसका संघ शासित प्रदेश में मतलब इसका गठन कब किया गया था, तो हुआ था 31 अक्टूबर, कब, 31 अक्टूबर 2019 को। 2019 को इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। संघ शासित प्रदेश बना दिया गया कब, 31 अक्टूबर 2019 को। और भंग कब हुई थी इसके मतलब विधानसभा, जब 2018 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से, किस नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी दिया है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी दिया है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी दिया है मुरादाबाद। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, जाना जाता है मुरादाबाद को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से मिर्ज़ापुर की बात करें तो इसे लाल पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके, लाल पत्थर के लिए किसे जाना जाता है, मिर्ज़ापुर को, लाल पत्थर के लिए। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ताले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ताले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, अलीगढ़। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपका फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से, कितने वर्षों से, 200 से अधिक वर्षों से का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है, चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का, या जरदोजी की कढ़ाई का। किसका, जरदोजी की कढ़ाई का। तो 200 वर्षों से अधिक, कौन, फिरोजाबाद। ये किसका उत्पादन कर रहा है, ये कर रहा है आपका कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर चिकनकारी के मतलब उत्पादन के लिए कौन सा मतलब कौन सा जिला मतलब प्रसिद्ध है, तो ये आपका लखनऊ। कौन सा, लखनऊ, लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। लखनऊ किसके लिए, चिकनकारी के लिए। और पीतल की ताले यानी ताले के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपका अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। और जरदोजी की कढ़ाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, इसके लिए कई जिले मतलब हैं, कई जिलों में मतलब इसकी कार्य होती है। तो कौन कौन सा, जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ का, एमपी का भोपाल हो गया, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली है, आगरा है, दिल्ली, आगरा, अजमेर, चेन्नई, चेन्नई और कश्मीर। कौन सा, कश्मीर। ठीक, पूछ रहा था कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है, तो ये कर रहा है कांच की चूड़ियों का। चिकनकारी की बात करते कहाँ पर, लखनऊ में। पीतल के ताले की बात करते हैं कहाँ पर, अलीगढ़ में। जरदोजी की कढ़ाई लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, अजमेर, चेन्नई और कश्मीर में मतलब होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया है मेघालय। ऑप्शन डी क्या दिया है, मेघालय। तो चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। उसे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर थे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। और पूछे किस नदी पर है, तो यह आपके इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और इसी मतलब चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, जिसे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं।
अगर से पूछे नियाग्रा जलप्रपात वास्तव में कहाँ पर है, तो ये आपके यूएसए, कहाँ पर, अमेरिका, यानी यूएसए और कनाडा के सीमा पर, यूएसए और कनाडा के सीमा पर कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है। यूएसए और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। अब पूछे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ, मतलब किस नदी पर है, तो यह आपके सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, आपका नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो यह आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। किस नदी पर है, तो यह आपके इंद्रावती नदी पर। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और वास्तव में अगर पूछे नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ, तो यह आपके यूएसए प्लस कनाडा के सीमा पर स्थित है। किस नदी पर है, तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका नासिक, ऑप्शन बी दिया है नवसारी, ऑप्शन सी दिया औरंगाबाद, ऑप्शन डी दिया है निजामाबाद। किसकी बात कर रहा है, गोदावरी नदी पर के तट पे कौन सा शहर, मतलब गोदावरी नदी पे कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये आपका नवसारी, नवसारी। बाकी नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया और निजामाबाद, ये सब मतलब गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, लेकिन नवसारी गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यह किस नदी पर है, यह आपके पूर्णा नदी पर है। पूर्णा नदी पर कौन सा है, नवसारी शहर है। किस नदी पर, पूर्णा नदी पर नवसारी शहर है। अब पूछे इसका लोकेशन, तो ये सूरत और मुंबई के बीच में पड़ता है नवसारी, सूरत और मुंबई के बीच में पड़ता है क्या, नवसारी। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यह आपके महाराष्ट्र, कहाँ पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबकम पहाड़ी से, नासिक, नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से, कौन से, त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। और इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई आपकी 1465 किमी, 1465 किमी इसकी लंबाई है, 1465 किमी इसकी लंबाई है। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। किसके बाद, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक, मतलब पूछा था कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए दिया था आपका नासिक, ऑप्शन बी दिया था नवसारी, ऑप्शन सी दिया औरंगाबाद, ऑप्शन डी दिया निजामाबाद। कौन सा शहर नहीं, मतलब कौन सा शहर नहीं स्थित है, तो ये आपका नवसारी। नवसारी कहाँ है, पूर्णा नदी पर। ठीक, कहाँ पर, सूरत और मुंबई के बीच में। और गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई है 1465 किमी। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी, सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। ऑप्शन ए दिया आपका चीन, ऑप्शन बी दिया है म्यांमार, ऑप्शन सी दिया है भूटान और ऑप्शन डी दिया है बांग्लादेश। ऑप्शन डी क्या दिया है, बांग्लादेश। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। किसका लिखा था, लिखे थे बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर बांग्लादेश का मतलब राष्ट्रगान क्या है, तो है आपका अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ये क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक, अमार सोनार बांग्ला, ये कहाँ का है, बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गान है। ठीक, अगर से बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी ढाका। कैपिटल क्या है इसका, ढाका है इसकी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु क्या है इसका, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल
रॉयल बंगाल टाइगर, ये क्या है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु यहाँ क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। अगर से पूछे इसके स्थान मतलब वो स्वतंत्रता दिवस कभी मनाते हैं, तो मनाते हैं आपके 25 मार्च को। 25 मार्च को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब? 25 मार्च को। मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं 25 मार्च को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। थार का रेगिस्तान कहाँ है, आपके राजस्थान में। ठीक, ऑप्शन ने दिया था आपका झेलम, ऑप्शन भी दिया है लूनी, ऑप्शन सी दिया है सोन नदी, ऑप्शन डी दिया है चंबल नदी। तो थार के रेगिस्तान की बात करते हैं यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी है आपकी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, यह एक क्वेश्चन इससे बनता है कि मतलब ये ऐसी नदी जिसमें खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिलते हैं। खारा और मीठा पानी दोनों कौन सी नदी होती है, यह है आपकी लूनी नदी, जो कि खारा और मीठा पानी दोनों रहती है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो निकलती है अजमेर, किसके पास? अजमेर के पास अरावली पर्वत की रेंज से, जो कि पुष्कर घाटी से निकलती है। किसमें? अजमेर शहर के पास है अरावली पर्वत की रेंज। अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से? पुष्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी। और ये कहाँ पर समाप्त होती है, जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कच्छ के ये कहीं जाकर गिरती नहीं, मतलब सूख जाती है। कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया आपका नगर पालिका, ऑप्शन भी दिया है आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन सी दिया है नागरिकता, और ऑप्शन डी दिया है मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। तो 74वां संविधान संशोधन की बात करा तो अधिनियम में किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। ठीक, ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। अगर से आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से क्या लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। के अधिनियम से कौन क्या लिया गया है? ये लिया गया आपका आपातकालीन प्रावधान। अगर से नागरिकता की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से मतलब क्या लिया गया? नागरिकता, जो कि एकल नागरिकता की बात की गई है। एकल नागरिकता। और मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ रूस के संविधान से। सोवियत संघ रूस के संविधान से। और इसे जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। कब? किसमें? संविधान के भाग 4 क में, यानी 4 क में इसे जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। क्या है रुपये का प्रतीक? ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका 2008, ऑप्शन बी दिया है 2012, ऑप्शन सी दिया है 2011 और ऑप्शन डी दिया है 2010। तो किस वर्ष अपनाया था? इन्होंने अपनाया था 2010 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक मतलब प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें लगभग कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? इसमें प्रतियोगी थे, इसमें लगभग 3000 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया था। भारत सरकार द्वारा इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 3000 प्रतियोगियों ने भाग लिया था।
ठीक। और अगर से पूछे मतलब रुपया शब्द का मतलब इन्होंने चिन्ह किसने दिया, रुपया शब्द का चिन्ह किसने दिया, तो वहाँ तो हुआ था एक यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसकी? यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें उदय कुमार, कौन? उदय कुमार, जिसमें उदय कुमार ने मतलब रुपया यानी इनके द्वारा जो निर्मित मतलब चिन्ह था उसी को मान्यता मिला था। यानी रुपया चिन्ह का मतलब किसने दिया था? दिए थे आपके उदय कुमार। ठीक। अब पूछा है कि किस वर्ष अपनाया गया था इस चिन्ह को, तो ये अपनाया गया था 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन से उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित नहीं है या सुमेलित हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन से उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित हैं? ऑप्शन दिया आपका लावड़ी, क्या मतलब लावड़ी दिया है केरल का है, डांडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़, घूमर गुजरात। इसमें कौन सा सही है? लावड़ी की बात करते हैं कहाँ का है? ये आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और डांडिया की बात करें इसका दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन कहाँ का? ये गलत दिया है, ये आपके गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। ठीक। गौर छत्तीसगढ़, यानी गौर कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का ही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। यही विकल्प है जो कि सही दिया है। अब घूमर की बात करें ये कहाँ का है? दिया है गुजरात, लेकिन है कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। अगर सब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का क्या है? एक लावड़ी दिया है और एक और आपका यहाँ का तमाशा। ये कहाँ का है? ये आपके महाराष्ट्र का। ठीक है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर डांडिया दिया हुआ है, एक है आपका यहाँ का गरबा। कौन सा? गरबा। डांडिया दिया है और एक है टिप्पानी। ये सब कहाँ के? ये सब गुजरात के हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। लेकिन जब पूछे डंडा कहाँ का है, तो यह है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित हैं? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन है दिया आपका मिश्रित, ऑप्शन भी दिया है जटिल, ऑप्शन सी दिया है अंतर और ऑप्शन डी दिया है साधारण। तो किस फसल प्रणाली से संबंधित है? संबंधित है मिश्रित फसल प्रणाली से। किससे? मिश्रित फसल प्रणाली से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। मतलब किस देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है? इसके साथ नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? किस देवी की प्रतिमा दी जाती है? यहाँ पर दी जाती है सरस्वती की। और अगर नगद पुरस्कार की बात करें तो इसमें कितना है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 11 लाख रुपए प्लस सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। ठीक। अगर पूछे ये कितने भाषाओं में मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो दिया जाता है टोटल 22, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा उल्लेखित हैं वो, और प्लस इंग्लिश में, इसमें इंग्लिश में टोटल कितनी भाषा में? यानी टोटल ये 23 भाषा में दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में? टोटल 23 भाषा में दी जाती है। ठीक। और अगर से इंग्लिश में पाने वाले मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? एकमात्र व्यक्ति हैं। ये कौन है? यहाँ आपके अमिताभ घोष हैं, जिन्हें इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अमिताभ घोष, इन्हें किस में मिला है? इन्हें इंग्लिश में पुरस्कार मिला है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? ऑप्शन है दिया आपका पारादीप, ऑप्शन भी दिया है इंदौर, ऑप्शन सी दिया है कांडला और ऑप्शन डी कट गया है। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी लिख लीजिए आपका मारमुगाओ। ऑप्शन डी रख लीजिए मारमुगाओ।
ठीक है। अगर से हम पारादीप की बात करें, पारादीप कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कौन सा है? पारादीप। एन्नौर की बात करते हैं आपका तमिलनाडु में। और कांडला कहाँ है? आपके गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और मारमुगाओ की बात करते हैं कहाँ का है? ये गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? उसके लिए हमें 4 आयोजन पते होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला लगता है, यानी उस 4 जगह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 4 जगह कौन कौन से हैं? इसमें एक आपका उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। और एक है आपका हरिद्वार। एक है आपका प्रयागराज। और एक कौन सा है? एक है आपका नासिक। ये आपके 4 शहर हैं जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं। पूछा कौन सा एक नहीं है, तो उसमें कौन सा एक नहीं है? वाराणसी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे उज्जैन, मतलब उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, तो यहाँ पर लगता है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी पर लगता है? तो लगता है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर होता है गंगा नदी के किनारे। और प्रयागराज की बात करते हैं यहाँ पर होता है संगम, जो कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम है, उसी के तट पर प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। संगम लिख दीजिए, संगम, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। और नासिक की बात करें, नासिक में कौन सी नदी पर लगता है? तो यहाँ पर है गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया पंजाब और ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। तो गंभीरा थाली और जात्रा की बात करते हैं किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की कौन सा प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यहाँ पर आपका चरकुला। कौन सा? चरकुला। कौन सा है? यहाँ पे आपका चरकुला है। और एक क्या है? एक है आपका ख्याल। चरकुला ख्याल। है कहाँ के? है उत्तर प्रदेश के। पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जूली है। एक है आपका लूडी और गिद्धा। ये कहाँ का? ये पंजाब के हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे है कुरुवन जी और एक है कुम्मी। ये कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ये आपके तमिलनाडु के। पश्चिम बंगाल के गंभीरा थाली और जात्रा, उत्तर प्रदेश के चरकुला और ख्याल, पंजाब की बात करें जूली, लूडी और गिद्धा, तमिलनाडु की कुरुवन जी और कुम्मी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया आपका तारे का तापमान, ऑप्शन बी दिया तारे का आकार, ऑप्शन सी दिया तारे का द्रव्यमान और ऑप्शन डी दिया तारे की स्थिति। तो तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है तारे का तापमान को प्रदर्शित करता है। क्या? तारे का तापमान को प्रदर्शित करता है। अगर से पूछे इसके तापमान के बारे में, अगर से उच्च तापमान होगा, उच्च ताप होगा, तब कैसा रंग दिखेगा? तब ये दिखेगा नीले रंग का। अगर से निम्न तापमान होगा तारे का, तब तारा किस रंग का दिखेगा? ये दिखेगा लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति किसके पास निहित है? यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका निहित है। क्या? निहित है। किसके पास निहित है?
यानी संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति किसके पास निहित है। ऑप्शन ए दिया आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया है मुख्य न्यायाधीश। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। अगर से इसमें पूछे कौन भाग नहीं लेता है, तो इसमें भाग कौन नहीं लेता है, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो उपराष्ट्रपति किसमें भाग नहीं लेते हैं, संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, राष्ट्रपति के पास मतलब शक्ति है संयुक्त बैठक बुलाने की। अगर से पूछे संयुक्त बैठक को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर पूछे अगर से लोकसभा अध्यक्ष न हो तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेंगे यहाँ पर, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। कौन, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष न हो तो कौन अध्यक्षता करेंगे, कौन, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर से लोकसभा उपाध्यक्ष भी न हो तब ये मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो यहाँ पर करेंगे कौन, राज्यसभा के, राज्यसभा के क्या, उपसभापति या सभापति। तो राज्यसभा के कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति। क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति मतलब इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो कौन करता है, उपसभापति करते हैं। ठीक, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, राष्ट्रपति, जो कि इनके पास शक्ति है संयुक्त बैठक बुलाने की। संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 में बताया गया है। ठीक, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि काली नदी और काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया तेलंगाना और ऑप्शन डी दिया है असम। क्या, असम। काली टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। ये किस नदी पर है, ये आपके काली नदी पर है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। कौन से राज्य में है, ये कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका भद्रा टाइगर रिजर्व। कौन सा, भद्रा टाइगर रिजर्व। एक है आपका नागर होल टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ पर है, ये सब के कर्नाटक में है। एक है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये भी आपके कर्नाटक में है। अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कौन सा है, एक है आपका कंबल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है, ये आपका तेलंगाना का है। और एक है अमराबाद, अमराबाद, कंबल और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये तेलंगाना में है। और असम की बात करें तो असम में एक है आपका मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ के हैं, ये सब हैं आपके असम के टाइगर रिजर्व। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में है कि पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपके अगले सेशन में, जो कि मतलब आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ हरदम मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना लिए। तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।